डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इनके जो इन्वेंटर है उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है, मेथड का नाम। दूसरी बात, ये मेथड जो है 4 स्किल्स जो हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें मेनली रीडिंग पे फोकस करता है, केवल रीडिंग पे फोकस करता है और ग्रामेटिकल रूल्स को इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये मेथड को हम लोग डिटेल में देखते हैं। MP वेस्ट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ये जो जिनका नाम पे ये मेथड है, जिन्होंने मेथड दिया, वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डेक्का के वो थे, प्रिंसिपल थे, एंड हैड बीन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन बंगाल बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन से पहले बंगाल के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे। ही स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन रिलेशन टू द बाइलिंगुअल नीड्स ऑफ ए बंगाली चाइल्ड, यानी बंगाली चाइल्ड की जो बाइलिंगुअल नीड्स हैं उनके बारे में इन्होंने स्टडी की थी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए किया था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और एक नया मेथड ये लेके आए थे। मेथड कोई भी हो सकता है, आप हम कोई भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपना कोई मेथड लेके आ सकते हैं, अपना कोई मेथड बता सकते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, डबल लैंग्वेज पढ़ाएं, तो हम डबल लैंग्वेज पढ़ाते समय हम बच्चों को ये इस तरह से पढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, कोई भी मेथड लेके आ सकता है। ऐसे ही अपना मेथड लेके आए। इन्होंने ये मेथड जो लाए थे ये बंगाली चिल्ड्रन के लिए लेके आए थे, परंतु इन्होंने कहा ये जो मेथड है दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन चिल्ड्रन, यानी जो भारतीय बच्चे हैं, समस्त भारत के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, ये मेथड जो था इनका बीइंग रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में आया था। इनका न्यू मेथड जो था वो डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश करने के बारे में था, कि वर्ड और उसकी मीनिंग के बीच में डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश। डॉक्टर वेस्ट का इंग्लिश पढ़ाने का मकसद केवल यही था कि बच्चा इंग्लिश को समझ पाए, इंग्लिश का यूज कर पाए। दूसरी बात, उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बच्चा इंग्लिश में लिटरेचर लिखना सीख जाए, बच्चा जो है पूरी तरह से इंग्लिश में पारंगत हो जाए, बच्चा इंग्लिश में पोएम्स या स्टोरीज वगैरह लिख पाए, मतलब उसका यूज कर पाए वो सही से, ये केवल मतलब था। हम लोग और बात करते हैं। डॉक्टर वेस्ट बंगाल में शिक्षा निदेशक थे। इनकी 2 बुक्स पॉपुलर थी, बाइलिंगुअलिज्म, लर्निंग टू स्पीक ए फॉरेन लैंग्वेज। इनकी ये फेमस लाइन है कि ग्रामर शुड बी रिगार्डेड नॉट एज ए डाइट बट एज ए ड्रग, यानी इनकी राय में ग्रामर को ड्रग की तरह, दवाई की तरह दिया जाना चाहिए, खाने की तरह नहीं दिया जाना चाहिए, यानी ग्रामर का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, बच्चा इंग्लिश को समझ ले, बस इतना। ये 3 मुख्य एलिमेंट्स पे इस मेथड में जोड़ देते हैं। आगे हम डिटेल में इस मेथड को और पढ़ते चले जाएंगे। पहला है इसका रीडिंग, दूसरा है रीडिंग विद सिलेक्टेड वोकेबलरी, यानी पहला रीडिंग पे फोकस बहुत किया करते थे और सिलेक्टेड वोकेबलरी पे फोकस करते थे। वोकेब के बारे में बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई है, उसको आप लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा। और तीसरा है जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, यानी मदर टंग का प्रयोग करने की बात कहते थे, परंतु बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से, जुडिशियस यूज। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं इसमें मेन फीचर ऑफ दिस मेथड का, बहुत ही अच्छा मेथड है। देखिए मेन फीचर्स में कई सारे पॉइंट्स हैं, ABCD करके हम इनको लेंगे। पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ इंग्लिश, इनके अकॉर्डिंगली इंग्लिश का जो स्टडी का पर्पस था वो बाकी और जगह के मुकाबले भारत में अलग है। ठीक है ना, क्यों? नंबर 1 इन्होंने दिया, इंग्लिश पेव द वे टू इंटरनेशनलिज्म एंड ब्रदरहुड, दोज हु डोंट स्टडी इट बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड नैरो माइंडेड। इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ते वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं और इंटरनेशनल उससे कट जाते हैं। दूसरा क्या था कि इट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम इंग्लिश है। तीसरा, कोई भी, इनकी राय में ऐसा था कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज साइंस की फील्ड में इतनी रिच नहीं है। और चौथा था, इंग्लिश ब्रॉडन्स मेंटल फैकल्टीज, इंग्लिश जो है वो मानसिक विस्तार करती है। अब अगला पॉइंट है, पहला था पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश, दूसरा एम्फेसिस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। देखिए ये डॉक्टर वेस्ट का मानना हो सकता है कि इंडियन लैंग्वेज साइंस की फील्ड में रिच नहीं है, हालांकि बहुत सारे पुराने हमारे यहाँ के देश के ऋषि मुनि और जो रिसर्चर्स रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारे यहाँ की लैंग्वेज में भी किया है, चाहे वो हिंदी हो या तमिल हो या और जो यहाँ की इंडियन लैंग्वेज है। एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या है, डॉक्टर वेस्ट ने कहा कि डॉक्टर डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में वो ये मेथड लाए थे। डायरेक्ट मेथड जो कहता था कि वो स्पीच पे फोकस करता था, सबको पता डायरेक्ट मेथड स्पीच पे फोकस करता था, परंतु जो ये वाला मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ये रीडिंग पे फोकस करता है। ये कहा करते थे कि बाइलिंगुअल चाइल्ड डज नॉट नीड मच टू स्पीक हिज सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बट रादर टू रीड इट। बाइलिंगुअल चाइल्ड को, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश के बोलने का लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, इंग्लिश सीख तो लेते हैं लोग परंतु स्पीकिंग का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए जिसको आती है स्पीकिंग वो भी धीरे धीरे भूल जाता है। इस चीज को लेकर डॉक्टर वेस्ट कहा करते थे कि उसको रीडिंग का मौका तो मिल सकता है बाद में, इसलिए हम रीडिंग को ही फोकस करें, स्पीकिंग का कम मौका मिल पाता है इसलिए स्पीकिंग को कम फोकस करें। तो इन्होंने क्या कहा था, कुछ पॉइंट्स में इन्होंने दिया है। नंबर 1, द नीड ऑफ इंडियन चाइल्ड इन English is to read in order that he may enter the vast repertory of knowledge which is contained in the richest of all languages। इन्होंने कहा कि इंग्लिश जो बहुत ही रिच लैंग्वेज है उसकी दुनिया में बच्चा प्रवेश कर जाए। दूसरा, इंडियन चाइल्ड हैज लेस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश, इंडियन के बच्चे को, इंडिया के जो बच्चे हैं उनको बहुत कम अवसर मिलते हैं स्पीक करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। कॉलरिज की परिभाषा है एक, ऑफ द 4 स्किल्स इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, द वन विच इज लाइकली टू बी मोस्ट
यूजफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज इज रीडिंग, यानी जो भी बच्चे हैं फॉरेन लैंग्वेज के उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो रीडिंग है। तो ये कॉलरिज की विचारधारा थी। अब इन्हीं का तीसरा पॉइंट है डॉक्टर वेस्ट का कि रीडिंग इज, इन्होंने कहा कि रीडिंग पैसिव एक्टिविटी है, रीडिंग पैसिव एक्टिविटी है और आपका लिसनिंग पैसिव एक्टिविटी है, और ये रिसेप्टिव भी है। और एक्सप्रेसिव एक्टिविटी कौन सी कहलाती है, एक्सप्रेसिव एक्टिविटी कहलाती है आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो रीडिंग को पैसिव एक्टिविटी बताया, और उन्होंने एक अंडरलाइन जो दिया हुआ है, पैसिव वर्क इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव वर्क, यानी पैसिव वर्क जो है वो एक्टिव वर्क की फाउंडेशन होता है, इसलिए इन्होंने रीडिंग पे फोकस किया। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट की फोर्थ पॉइंट, रीडिंग एबिलिटी कैन बी इजिली एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, यानी रीडिंग ये कहा करते थे कि एक्चुअली बहुत ही जल्दी बच्चा एक्वायर कर लेता है। 5 पॉइंट, द सरेंडर वैल्यू ऑफ रीडिंग इज वेरी हाई। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जितना किसी ने इनकम्प्लीट कोर्स किया, इनकम्प्लीट कोई स्टडी की और उसके बाद में उसने उसको छोड़ दिया, तब जाके जो उससे लाभ मिला वो बाकी अन्य तरीके से पढ़ने के मुकाबले रीडिंग से ज्यादा मिलेगा। यानी अगर किसी ने बीच में अधूरा कोई पार्ट छोड़ दिया तो वो बाद में स्कूल छोड़ने के बाद भी रीडिंग तो वो अपने आप कर लेगा, परंतु ना वो लिसनिंग कर पाएगा, ना वो स्पीकिंग कर पाएगा, और ना वो राइटिंग कर पाएगा बगैर स्कूल के मदद के। तो रीडिंग वो अपने आप कर लेगा। तो सरेंडर वैल्यू रीडिंग की बहुत हाई है। अगला है बाई रीडिंग पीपल कैन हैव एन आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी रीडिंग के बाद में बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो आइडिया मिल जाता है। दे कैन ऑल्सो डेवलप ए टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, रीडिंग के बाद में उनको बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ता रहता है उनको लिटरेचर के बारे में भी जानकारी होती रहती है। रीडिंग 8th पॉइंट, रीडिंग स्किल फैसिलिटेट स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग जो ज़्यादा कर लेगा उसको स्पीकिंग और राइटिंग में भी मदद मिलेगी। टू एक्वायर रीडिंग एबिलिटी इज ईजियर देन एक्वायरिंग स्पीकिंग एबिलिटी, यानी रीडिंग एबिलिटी जो है वो स्पीकिंग एबिलिटी के मुकाबले जल्दी सीख लेते हैं। 10वां पॉइंट है इंडियन स्टूडेंट हैव मोर चांसेस ऑफ हियरिंग इनकरेक्ट इंग्लिश, इंडिया के जो बच्चे हैं उनको इनकरेक्ट इंग्लिश सुनने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए रीडिंग करेंगे तो उनको इनकरेक्ट इंग्लिश पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो करेक्ट ही इंग्लिश पढ़ेंगे क्योंकि बुक्स में सब कुछ अच्छा ही लिखा होता है। तो इनकी परिभाषा एक उन्होंने बताई, चिल्ड्रन शुड बेटर बी इंटरेस्टेड टू द गाइडेंस ऑफ बुक्स, और ये कहते थे रीडिंग ए लैंग्वेज बाय फार द शॉर्टेस्ट रूट टू लर्निंग टू स्पीक एंड राइट इट, कि रीडिंग से हम स्पीक और राइट की दिशा में अच्छा अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है इनका टाइप्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी। 2 तरह की इन्होंने रीडिंग की एबिलिटीज बताई। रीडिंग हम कैसे करेंगे, 2 तरह से करेंगे। नंबर 1 है इनका कि ओरल रीडिंग और दूसरी साइलेंट रीडिंग। ओरल यानी जोर से बोल के रीडिंग, और दूसरा साइलेंट रीडिंग। ये साइलेंट रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया करते थे, परंतु इन्होंने कहा कि साइलेंट रीडिंग से पहले ये जरूरी है कि हमारी ओरल रीडिंग आए, यानी हम बोल के पहले पढ़ें। और उसको इन्होंने जरूरी क्यों बताया, ABCD पॉइंट में हम देखेंगे। ओरल रीडिंग इज प्रिपरेटरी थ्रू साइलेंट रीडिंग, यानी ओरल रीडिंग साइलेंट रीडिंग से पहले होनी चाहिए। ये नंबर 2, ये इसको कोई स्पीच और राइटिंग के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम ओरल रीडिंग करेंगे तो हमारा अपने आप ही स्पीच और राइटिंग भी सुधरता चला जाएगा। तीसरा क्या है, इट हेल्प्स इन करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, इससे प्रोनाउंसिएशन सही होगा। हम अगर साइलेंट रीडिंग ही करते रहेंगे तो प्रोनाउंसिएशन हमारा कैसे पता लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। इट वाइटलाइजेज साइलेंट रीडिंग, और ये साइलेंट रीडिंग को बढ़ावा देता है। साइलेंट रीडिंग के लिए फिर से मतलब कहना चाहिए कि जिंदगी दे देता है। ओरल रीडिंग के साथ में जब हम बाद में साइलेंट रीडिंग करेंगे तो साइलेंट रीडिंग में हमारी एबिलिटी और अच्छे से निखर के आएगी। अब चौथा इन्होंने बुक रीडिंग दिया। बुक रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके सिद्धांत का। बुक रीडिंग, इन्होंने कुछ बुक्स और भी लिखी थी, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी इसलिए कि बच्चे को वोकैब का कैसे कैसे कराया जाए उसके बारे में देखिएगा। वेस्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट रीडिंग एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड बाय रीडिंग बुक्स इन सॉलिट्यूड विद ईज, इंटरेस्ट एंड प्लीजर, फॉर इट हेल्प द टीचर इज नॉट नीडेड। उन्होंने कहा कि बच्चे को टीचर की जरूरत नहीं है इन बुक्स के साथ में, इन बुक्स को बच्चा अपने आप ही पढ़ लेगा। और इन बुक्स को उन्होंने इस तरह से तैयार किया था, 2 बुक्स उन्होंने और तैयार करी थी, रीडर्स एंड रैपिड रीडर्स, ठीक है। और इनका नाम इन्होंने दिया था न्यू मेथड रीडर, न्यू मेथड रैपिड रीडर्स, क्योंकि ये अपने न्यू मेथड में उसको लेके आए थे, इसलिए इन्होंने दिया था न्यू मेथड रीडर और न्यू मेथड रैपिड रीडर्स। इसके बुक्स के फीचर्स क्या है देखते हैं हम लोग। इसमें नए वर्ड्स जो हैं नंबर 1 वो पूरी बुक में डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं हर पेज पे, कुछ नए वर्ड्स हर पेज पे नए नए वर्ड्स आते हैं। दूसरी बात, जो इसके वर्ड्स हैं वोकैब जो इसमें दी हुई है वो नॉन टेक्निकल है, ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बोरेटर या मोबाइल ऑयल या इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया हो। जो बच्चे को बुक्स को पढ़ने में हेल्प करते हैं उन्हीं वर्ड्स का इन्होंने यूज किया। और तीसरी बात ये कह रहा, सच मैटर इज इंपॉर्टेंट द रीडर दैट इट फैसिलिटेट लेटर रीडिंग ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। ऐसे मैटर दिए गए जो बाद में एडल्ट लाइफ में जो ये मैटर पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये हेल्पफुल होगा इनके लिए। और एक वर्ड जो ये नया पहली बार उस बुक में यूज करते थे, उस वर्ड को बार बार उस बुक में लेके आते थे जिससे कि वो वर्ड बच्चे के लिए फेमिलियर हो जाए। 5वां पॉइंट है
और पिक्चर्स दिया करते थे। जो भी नया वर्ड आया, इन्होंने जो भी नया वर्ड दिया उसके लिए पिक्चर्स देते थे समझाने के लिए। पहले, दूसरे, तीसरी बार में पिक्चर्स दिया करते थे, जिससे बच्चा उस पिक्चर के माध्यम से उस वर्ड को याद रखता था। मदर टंग का पूरा यूज किया करते थे उन वर्ड्स को समझाने में। सातवां पॉइंट क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स को ये एक्सप्लेन नहीं किया करते थे, ठीक है ना, क्योंकि इनको लैंग्वेज का ग्रामर नहीं सिखानी थी, इनको लैंग्वेज को एक तरह से परिचित कराना था बस। और आठवां पॉइंट क्या है, इन्होंने बताया कि पहले जो बच्चे को हम बुक पढ़ने को दे रहे थे वो हमें बड़ी बुक देनी पड़ रही थी, क्योंकि उसमें हमें नए वर्ड्स देने पड़ रहे थे। उन वर्ड्स को सिखाने के लिए हमें पिक्चर्स देनी पड़ रही थी। परंतु बाद में पहले जो 360 पेज की जो इन्होंने बुक दी थी, वो बाद में बताया कि उस बुक को हम 25 पेज की बुक बना के भी बच्चे को दे सकते हैं। जब उन वोकेब से बच्चा परिचित हो जाए तो हम 25 पेज की बुक भी बच्चे के लिए सफिशिएंट हो जाएगी। और 9th पॉइंट है, लॉन्ग स्टोरी शुड बी इंक्लूडेड फॉर डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स। इन्होंने बताया कि हमें शॉर्ट स्टोरीज शुरुआत में दे सकते हैं, परंतु हमें बाद में बच्चों को लॉन्ग स्टोरीज ही देनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग स्टोरीज को पढ़ने के लिए बच्चा जरूरत से ज्यादा बैठना उसको पड़ेगा, उसकी पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी। अब कंट्रोल्ड वोकेब, जो इनके सिद्धांत का मेन पोर्शन है, वो यही है। कंट्रोल्ड वोकेबलरी पे हमें फोकस करना चाहिए। डॉक्टर वैस ने कहा था कि रीडिंग वोकेबलरी फ्रॉम स्पीकिंग एंड वोकेबलरी अकॉर्डिंग टू व्हेन वी स्पीक वी कैन यूज व्हाट वर्ड वी प्लीज एंड स्मॉल स्किलफुली। इन्होंने कहा था कि हम जब भी बोलते हैं तो बोलते समय हम जो वर्ड हमें अच्छे लगते हैं उन वर्ड्स का हम जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं, और उसमें कुछ एक्टिव वोकेब होती है, कुछ पैसिव वोकेब होती है। अब इन्होंने दो तरह से मेन टाइप से वर्ड को बांटा, पहला फॉर्म वर्ड, दूसरा कंटेंट वर्ड। इसको हम बाद में और क्लैरिफाई भी करेंगे आपको। फॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड्स दैट वी टॉक विद, यानी किस सहायता से हम बात करते हैं, जिन वर्ड्स की सहायता से हम बात करते हैं, जो वर्ड्स हम अपने बोलने में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कंटेंट वर्ड, जिन वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं वो आपके कंटेंट वर्ड होते हैं, ठीक है। फॉर्म वर्ड्स को हम लोग जो है स्ट्रक्चरल वर्ड भी बोल देते हैं। अब इन्होंने एक प्रकार से 4 भागों में जब वर्ड्स को बांटा था, तो उसको बैकअप को देखिए, बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने बांटा। पहला असेंशियल वर्ड। असेंशियल वर्ड यानी एक तरीके से फॉर्म वर्ड, इसको मान लीजिए स्ट्रक्चरल वर्ड, जो वर्ड्स हमारे किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को बोलने के लिए, किसी भी शब्दावली को बोलने के लिए बहुत जरूरी है। असेंशियल है से, हैप्पी, ईट, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है। जनरल वर्ड्स जो होते हैं वो रिप्लाई, डिनाई, सजेस्ट, असर्ट, एप्लॉज। यानी असेंशियल तो हो गया से, परंतु से में से कई सारे शब्द, से जैसे कई सारे शब्द और आ गए, जैसे रिप्लाई हो गया, डिनाई हो गया, सजेस्ट हो गया, कुछ भी कहना, असर्ट कहना, ठीक है। हैप्पी का हो गया, हैप्पी का एप्लॉज हो गया, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो क्या है, ये हमारा असेंशियल वर्ड्स के थोड़े से बढ़ा के जनरल वर्ड्स उससे मिलते जुलते ले लिए। और तीसरा है कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड, चौथा है स्पेसिफिक एनवायरमेंटल वर्ड। कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड्स थोड़े से लिए, परंतु स्पेसिफिक एनवायरमेंटल वर्ड्स उससे थोड़े ज्यादा ले लिए, जो उससे मिलते जुलते हैं, कॉमन से मिलते जुलते ही स्पेसिफिक हैं। तो तीसरा जो है वो है मनी, एनिमल, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसमें कॉमन में इन्होंने लिए। चौथा स्पेसिफिक, मनी के जो कॉमन था उससे इन्होंने लिया स्पेसिफिक, रुपीज, पाउंड, डॉलर्स, ये सब मनी के हो गए, ठीक है ना। अब मनी एक हम देश में इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जब अलग अलग देशों की बात करें तो कहीं पर रुपीज चल रहा है, कहीं पर पाउंड चल रहा है, कहीं पर डॉलर चल रहा है, तो वहां पे हम लोग अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्पेसिफिक हो गए। कॉमन के ही स्पेसिफिक आगे टाइप्स निकल के और चले आए। एनिमल बोला तो शीप, बाइसन, डॉग, ये सब निकल के चले आए, ठीक है। एक प्रकार से इन्होंने और एक परिभाषा और बीच में हमें मिलती है। विल्किंस ने कहा था कि विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड, बट विदाउट वोकेबुलरी नथिंग कैन बी कन्वेड। ग्रामर के बिना आप बहुत कम अपना मैसेज दे सकते हो, परंतु वोकेब के बिना तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। एक और एक्सपर्ट है, उन्होंने भी वर्ड्स को डिवाइड किया दो तरह से, स्ट्रक्चरल वर्ड और कंटेंट वर्ड। स्ट्रक्चरल वर्ड को आप लोग फॉर्म वर्ड भी मानिए। फॉर्म वर्ड जो उन्होंने बताए थे, फॉर्म वर्ड या स्ट्रक्चरल वर्ड। स्ट्रक्चरल वर्ड जो है बहुत असेंशियल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, रिलेटिव्स, ये सब स्ट्रक्चरल वर्ब बनाते हैं। जैसे प्रीपोजिशन इन, ऑन, विद, ये सब। कंजंक्शन जैसे एंड, बट, एज वेल एज, प्रोनाउन ही, शी, इट, ये सब जो है स्ट्रक्चरल वर्ड हैं। ये फॉर्मेशन सेंटेंस के लिए बहुत असेंशियल हैं। ये एक प्रकार से फॉर्म वर्ड है जिनकी सहायता से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड जो है वो ये है कि मोस्टली ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, यानी कोई भी चीज, कोई भी एक्शन, कोई भी क्वालिटी, वो सब कंटेंट वर्ड में आते हैं। वो वर्ड्स अलग हैं, जैसे कि हमने कहा अम्ब्रेला, मैन, एप्पल, ठीक है ना, गोइंग, ये सब आपके कंटेंट वर्ड हो गए जो हमें निश्चित जरूरी होती है। वो दीज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी कंटेंट वर्ड बहुत हो सकते हैं। मान लीजिए कोई कहना चाहिए कि डॉक्टर है तो उसके लिए मेडिसिन के नाम होंगे, वो सब नाम, या फिर इंजेक्शन, ये सब जो है ये कंटेंट वर्ड में आएंगे, जो नाउंस हो जाएंगे, वर्ब्स हो जाएंगे, एडवर्ब मैक्सिमम कंटेंट वर्ड में आता है। और दूसरी बात ये है कि जब बच्चा अपनी कोई भी लैंग्वेज सीखता है,
स्ट्रक्चरल वर्ड और कंटेंट वर्ड को हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, अपनी मातृभाषा सीख रहे हों या कोई भी भाषा सीख रहे हों, तो हम लोग पहले बचपन में उसके स्ट्रक्चरल वर्ड पे कमांड कर लेते हैं। उसके स्ट्रक्चरल वर्ड जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, है ना, कि वह खाना खाता है, मेन मेन जो वर्ड्स हैं उस पर स्ट्रक्चरल वर्ड पे कमांड कर लेते हैं। परंतु पूरी जिंदगी फिर आदमी जो है वो कंटेंट वर्ड को अपने वोकेब का हिस्सा बनाता रहता है। यानी कंटेंट वर्ड, चाहे वो उसके ऑक्यूपेशन के वर्ड्स हों, चाहे और भी चीजें हों, वो सब उसके कंटेंट वर्ड को पूरी जिंदगी सीखता रहता है, परंतु बचपन में वो स्ट्रक्चरल वर्ड सारे सीख लेता है। कंटेंट वर्ड जो है वो मोस्टली नाउन से बने होते हैं। इन वर्ड्स में उन्होंने कुछ ही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिए थे। डॉक्टर वैस ने बताया था कि 1100 फॉर्म वर्ड और कंटेंट वर्ड जो होते हैं वो स्पीकिंग के लिए जरूरी होते हैं, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कोई सीख लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर कोई इतनी भी रखता है तो वो प्रॉपर है। वोकेबलरी कंट्रोल इन्होंने बोला था, क्योंकि वोकेबलरी कंट्रोल के लिए इन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा वोकेब की जरूरत नहीं है, बस लिमिटेड वोकेबलरी से काम चल जाएगा। इन्होंने कहा था कि बहुत सारे तरीके बताए कि कैसे प्यूपिल्स के सामने वोकेब को प्रेजेंट किया जाए, कैसे और चीज़ें की जाएं। इन्होंने वोकेब में कंसंट्रेट किया कि दो तरह से वर्ड्स यूज बाय द राइटर ऑफ इंग्लिश, कुछ राइटर्स इंग्लिश का यूज करते हैं, और फॉर्म वर्ड्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, फ्राइज ने कहा था स्ट्रक्चरल फॉर्म वर्ड जो फंक्शन वर्ड होते हैं इस तरह से, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। रीडिंग वोकेबलरी जो है वो प्यूपिल्स को इन्होंने दी थी रीडर्स और रैपिड रीडर्स के माध्यम से, ठीक है। अब इनका अगला पॉइंट है कंप्रीहेंशन टेस्ट। एफ जो पॉइंट है उसमें कंप्रीहेंशन टेस्ट है। इस मेथड में कंप्रीहेंशन टेस्ट जो है इन्होंने कहा कि बच्चे का टीचर द्वारा टेस्ट लिया जाना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों की एबिलिटी बढ़ती है किसी भी चीज को पढ़ने की। कंप्रीहेंशन टेस्ट से बच्चे की एबिलिटी पढ़ने की बनती है, और दूसरी बात बच्चे की वोकेब में भी बढ़ोतरी होती है। रीडर्स और रैपिड रीडर्स जो उनकी बुक थी उनका भी डिटेल इसमें एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि एक बुक है जो इन्होंने बनाया, और पहली जो बुक थी इनकी रीडर्स, उसमें 1 से 8 तक के पॉइंट थे, और जो दूसरी बुक थी उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रूप में इन्होंने दिया। इसमें कंट्रोल्ड वोकेबलरी का इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने बताया कि वोकेब का साइज बहुत छोटे से छोटा होना चाहिए, और इन्होंने अपनी बुक्स में नए नए वर्ड्स को तरह तरह से बांट के अपनी बुक्स को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब इस मेथड की मेरिट क्या क्या है, मेरिट देखते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट। ये मेथड जो है बच्चे की रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए है, ठीक है। इसमें रीडिंग वोकेबलरी बढ़ती है, और इसमें तीसरा पॉइंट है सेल्फ एक्टिविटी बच्चे की बढ़ती है, क्योंकि कोई भी बच्चा कोई पढ़ेगा तो अपने आप ही पढ़ेगा। चौथा पॉइंट है कंप्रीहेंशन को बढ़ावा मिलता है, और पांचवा पॉइंट है कि लर्निंग टू स्पीक एंड राइटिंग ईजी हो जाता है। इन्होंने कहा कि जब हम रीडिंग कर लेते हैं तो हम लिख भी अच्छा लेते हैं और स्पीकिंग भी अच्छा कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि फोनेटिक्स को कोई भी जोर देने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप ही सब कुछ पढ़ लेगा। तो फोनेटिक्स ना सीखने की वजह से बच्चे के लिए और भी ईजी हो जाता है। प्यूपिल्स को ग्रामेटिकल रूल्स की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स को इन्होंने दरकिनार कर दिया था। आठवां पॉइंट है कि मदर टंग का इन्होंने कहा कि मदर टंग का प्रयोग समय समय पे बच्चे के सामने कर देना चाहिए। जब बच्चे को उसकी यूज हो रही है तो ज़्यादा कहना चाहिए सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी वर्ड को अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है इंग्लिश में तो उसके लिए सिचुएशन क्रिएट कर दो, उसके लिए पिक्चर्स दे दो। मच रीडिंग कैन डेवलप इन स्टडी, मतलब बच्चे के लिए इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। जब बच्चा जरूरत से ज़्यादा पढ़ता है तो वो लिटरेचर भी पढ़ निकलता है और लिटरेचर लिख भी निकलता है। उसके लिए पता लग जाता है लिटरेचर का मतलब क्या है, उसके एस्थेटिक सेंस क्या है, ठीक है। और करेक्ट फॉर्म ही पढ़ेगा बच्चा। इनका मतलब था कि बुक्स में हमेशा करेक्ट फॉर्म में लिखा होगा। कोई अगर बच्चे को वैसे बता रहा है तो हो सकता है कि उसके प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो, या उसकी मतलब स्पेलिंग वगैरह में, या उसकी कुछ भी कोई दिक्कत हो। परंतु उन्होंने कहा कि बुक जब बच्चा पढ़ेगा तो बुक में कोई भी चीज़ गलत नहीं लिखी होती है। 11वां पॉइंट वोकेब बढ़ती है बच्चे की। 12वां पॉइंट ये इकोनॉमिकल है टाइम और मनी मैटर में। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अवॉइड कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं बच्चा टीचर के सामने होता है तो कई बार क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछता है कि जिनकी जरूरत भी नहीं है। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें जो है इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होता है। 13वां पॉइंट है कि लाइब्रेरी में रीडिंग के लिए डेवलपमेंट होता है इनका इंटरेस्ट, क्योंकि बच्चा जब पढ़ेगा ही, पढ़ने पे ही रहेगा तो वो लाइब्रेरी में भी पढ़ेगा। और अगला पॉइंट है इनका कि रीडिंग इंग्लिश बुक्स कैन डेवलप ए रीडिंग हैबिट इन स्टूडेंट्स विच कंपेल स्टूडेंट टू रीड नॉट ओनली इंग्लिश बुक बट आल्सो बुक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट। यानी इंग्लिश बुक जो है उसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट की बुक पढ़ने में भी बच्चे का इंटरेस्ट आएगा जब वो बच्चा पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस इस मेथड की भी बहुत हैं। इसमें रीडिंग पे फोकस किया गया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है ना, परंतु स्पीकिंग और राइटिंग को नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है।
लोग ये कहते हैं कि पहले बच्चा बोलना सीखता है किसी भी लैंग्वेज को, परंतु इन्होंने कहा कि पहले बच्चा रीडिंग सीख लेगा। रीडिंग कैसे सीख लेगा, ये इस चीज़ पे लोगों ने क्रिटिसाइज इनको किया। रीडिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्पीच, रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है स्पीच के बिना। भाई जब हम पहले बोलते हैं, जब हम कभी भी मतलब वैसे भी बोलते हैं, चुप रह के भी किताब को पढ़ते हैं, तब भी हमारे मन में वो लैंग्वेज के वर्ड्स चलते रहते हैं। तो बिना स्पीच के रीडिंग होना संभव नहीं है, ये कहा करते थे लोग। इट इज तीसरा पॉइंट, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट रीडिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीडिंग को अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग और राइटिंग से सेपरेट करना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं, और इन्होंने कहा कि डॉक्टर वेस्ट का जो सेपरेशन गलत है, उनकी आईज का, हैंड का, लिप्स का, ईयर का, सबका इन्होंने साइकोलॉजिकली जो है वो अलग कर दिया है। वो चीज़ साइकोलॉजिकली साउंड नहीं है, गलत है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वेस्ट कहते थे कि स्पीकिंग इज मोर डिफिकल्ट देन रीडिंग। स्पीकिंग जो है रीडिंग से डिफिकल्ट है। सो स्टूडेंट शुड स्टार्ट लर्निंग स्पीकिंग बाय रीडिंग डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है ना। डॉक्टर वेस्ट कहा करते थे कि स्पीकिंग डिफिकल्ट है, परंतु लोग ये कहते हैं कि स्पीकिंग ईजी है रीडिंग के मुकाबले। तो इसलिए भी यहाँ पे इनका सिद्धांत जो है वो थोड़ा गलत लोगों को दिखाई दिया। नंबर 5 है, स्पीच कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू रीडिंग। रीडिंग से स्पीच का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके लिए ओरल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हम बहुत सारे ऐसे रीडर्स को जानते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, ग्रामर उनको बहुत अच्छी है, उनके लिटरेचर पे कमांड बहुत अच्छा है, परंतु इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में वो बहुत ही कमज़ोर है। या फिर बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कर लेते हैं, परंतु उनके इंग्लिश का ज्ञान नगण्य है। तो यही है कि इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग जो है वो रीडिंग के द्वारा इंप्रूव नहीं हो सकती है। 6 पॉइंट है, वेस्ट हैज लेट इंटरेस्ट ऑन साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग पे इन्होंने जोर दिया है, और साइलेंट रीडिंग की हैबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होती है, उसके लिए लाउड रीडिंग की भी जरूरत पड़ती है। साइलेंट रीडिंग जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं कर पाती। साइलेंट रीडिंग कोई बच्चा पढ़े जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन बोलता चला जा रहा है, ठीक है ना, वोकेबलरी को वोकेबुलरी बोल रहा है, या इस तरह की चीजें बोल रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में रीडिंग प्रॉपर सफिशिएंट नहीं है हमेशा। और 8th पॉइंट है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को, फ्रॉम अननोन टू अननोन को ये इग्नोर करता है। 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट बहुत ही अच्छा भाटिया जी ने इनका वो किया है कि द फोर्स यूज ऑफ द वर्नाकुलर एंड ट्रांसलेशन। भाटिया जी ने पूरा इनका मतलब इवेल्यूशन कर दिया है। फोर्स यूज ऑफ वर्नाकुलर एंड ट्रांसलेशन, द डिटैच्ड वर्ड स्टडी, द एब्सेंस ऑफ पोएट्री फ्रॉम द रीडर, द टोटल नेग्लेक्ट ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन। जो इस मेथड में पोइट्री को हटा लिया गया है, यानी बच्चों को एस्थेटिक सेंस भी नहीं दिया गया, ग्रामर कंपोजिशन भी हटा लिया गया है। आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ रीडर, रेंडरिंग द लिमिटेड वोकेबुलरी एंड पर्पसफुल रिपीटिशन फॉर स्टडीज नेग्लेक्ट ऑफ इडियम्स। इन्होंने क्या है कि केवल पर्पसफुल रिपीटिशन कर दिया है, लिमिटेड वोकेब कर दी है, और इडियम्स को इग्नोर किया है। इडियम्स को भी बच्चे के वोकेब में शामिल होना चाहिए, उसको इग्नोर किया है। और लॉन्ग स्टोरीज को लेके आए हैं ये रीडिंग एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। ये भी कुछ न्यू मेथड के लिमिटेशन हैं। और 10वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ओवर क्राउड क्लास में रीडिंग जो है वो प्रॉब्लम इंडिविजुअल स्टूडेंट की हम सॉल्व नहीं कर सकते, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे, ठीक है ना। इट कैन बी सेड दैट दिस मेथड विच केम एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड हैज मैनी डिफेक्ट्स इन इटसेल्फ। इसमें खुद में ही डिफेक्ट्स हैं, ये मेथड आया, परंतु इस मेथड में भी कई सारी कमियां थी। इस मेथड को कंप्लीट मेथड हम लोग नहीं कह सकते, इस मेथड में भी सुधार की बहुत जरूरत है।